Hello world, this is Shruti Pandey, and today I have with me Prasad Lindwe, the founder of Innovations, the founder of Convey, but most importantly, आप में से बहुत लोग इनको नमस्कार प्रसाद के नाम से या उनके बोलने के स्टाइल से भी इनको जानते होंगे. सो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टुडे टू हैव प्रसाद ऑन द पॉडकास्ट, क्योंकि आज तक जितने सीएक्सओ फाउंडर्स से बात की है वो ना टिपिकल कोई एक इंडस्ट्री होती थी, चाहे वो फूड वाटर एयर टेस्टिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे कुछ भी हो. पर आज मैं एक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और एक अलग टाइप के फाउंडर से बात कर रही हूँ. So ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है. प्रसाद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम टुडे, एंड इट मीन्स अ लॉट कि आपके जैसा कोई बहुत सारे फॉलोअर्स वाला बंदा मेरे से एग्री किया बात करने के लिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका एक वीडियो देखा था मैंने, विच वॉज अबाउट आपके ऑफिस का इनॉग्रेशन था. आई बाबा आए हुए थे और वो इतना जेन्युइन लगा मुझे कि मुझे लगा मुझे इस बंदे से बात करनी है. एंड आई एम सो हैप्पी आज हम बात कर रहे हैं. सो थैंक यू सो सो मच. थैंक यू सो मच श्रुति फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मतलब आपने फॉलोअप से इतने लिए कि मैं मना नहीं कर सका फिर। हाँ, मेरा परसिस्टेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे गिव अप करने आता नहीं है. कैप्टन अमेरिका और मैं होते ना तो मैं उसको भी फेल कर देती. बट इट्स सो गुड टू हैव यू. आपको कुछ बोलना है हम स्टार्ट करने के पहले? प्लीज, दिस स्पेस इज ऑल नहीं, योर्स. यू कैन गेट स्टार्टेड, नो प्रॉब्लेम। सो पहले तो मुझे ये पूछना है, गुढीपाडवा आता गेलेली आहे, म्हणजे कुछ स्पेशल हुआ गुढीपाडवा पे? घर गए हैं, फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेट किया? क्या चल रहा है? व्हाट्स गुढीपाडवा स्पेशल फॉर यू? गुड़ी पाड़वा स्पेशल मतलब क्या है कि जब 10th के बाद मैं होम टाउन छोड़ के चला गया था, मुंबई चला गया। वहाँ पे मैंने बहुत सारे साल निकाले हैं। 10th के बाद ज़्यादा साल मुंबई में ही गए मेरे। तो उसके बाद घर जाना इजीली होता नहीं था। ना ही कोई फेस्टिवल, दिवाली के लिए एक बार बस आना है, या फिर कोई सेमेस्टर खत्म होने के बाद समर में थोड़ी छुट्टी मिल गई तो वही। तो काफ़ी सारे फेस्टिवल जो होते थे वो मिस ही हो जाते थे। तो अभी 2020 में जब घर आया मैं लॉकडाउन में, तो सोचा कि छोटा सा यहाँ पे सेटअप भी बना लेते ताकि कभी भी जा सको। तो अभी गुड़ी पाड़वा था तो मैंने सोचा कि चलो घर जाके थोड़ा एंजॉय करते हैं। और वही है कि मतलब थोड़ा एक अलग भी मिलता है माहौल, क्योंकि मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ के जो दोस्त हैं हमारे सिटी के, गांव के, तो वो फिर काम से अलग बातें होती है जिसमें काम का कुछ लेना देना नहीं होता है। और फिर वो सारी कैजुअल बातें, नॉर्मल बातें, हंसी मजाक वाली बातें, जिससे मतलब काफ़ी मैं फ्रेश भी महसूस करता हूँ। तो मैं तो यही पैटर्न बनाया मैंने कि जो दिमाग चलाने के जो काम है वो यहाँ से करने हैं, एग्जीक्यूशन के काम ऑफिस जाके करने हैं। सो सो एंड दैट इज सो फार काफ़ी अच्छे से चल रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ जब आप घर गए कि कोई ऐसा यार दोस्त ने ऐसा मजे में ले लिया कि हाँ अभी तो बहुत मोटा आदमी झाला है, या ऐसा कुछ, कोई लेग पुलिंग नहीं होती है? यहाँ के तो लोग नहीं करते, वो अभी भी मेरे को कुछ समझते नहीं है। उनके लिए आज भी मैं वही हूँ प्रसाद जो पहले का था। तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितने व्यूज आ रहे हैं, क्या सब्सक्राइबर हैं। उनको बस वही है कि अभी भी वैसी बात करेंगे, सीधा नाम लेंगे नहीं। सो ऑल द थिंग्स आई एम प्रेटी लकी कि वही है कि कई बार लोगों के नेचर चेंज हो जाते हैं जब आप कुछ थोड़ा कुछ अचीव कर लेते तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फॉर देम इट इज जस्ट लाइक जैसा पहले था, अभी भी वैसा ही है। कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आया है मुझे। दैट इज सो अमेजिंग. आई थिंक मे बी दिस इज व्हाट ऑल्सो कीप्स यू ग्राउंडेड, क्योंकि बहुत सारे लोग अचानक से जब फेम मिलता है तो बहुत चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनके आसपास के लोग भी उनको उस तरीके से करते होंगे. तो आई थिंक ये सच सही मायने में आपका घर है, बिकॉज घर के लोग और बाहर के लोग आपको अभी भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे पहले करते थे. यस यस। इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग. मुझे आपसे और भी थोड़ी चीजें आपके बारे में समझनी है. आई मीन एग्जैक्टली आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, और कब आपको रियलाइज हुआ कि स्टॉक मार्केट में आपको इतना इंटरेस्ट है या क्रेज है? एग्जैक्टली ये कैसे हुआ? एक्चुअली इसकी शुरुआत होती है अराउंड 2010 के अराउंड। 2009 तक मैं यहाँ था, होम टाउन मेरे मलकापुर। उसके बाद मैं चला गया मुंबई। वहाँ पे विजिटिया करके कॉलेज है माटुंगा में, वहाँ पर मेरी एडमिशन हुई थी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट सेमेस्टर में गया तो पहले दिन ही मुझे मुझे मतलब लगभग 89.53% थे 10th में, तो जो कि उस हिसाब से अच्छे थे। तो उस टाइम मुझे फिर विजिटिया में एडमिशन मिल गया, तो घर वाले खुश थे कि चलो मिल गया। और मेरे जो कजिन ब्रदर है उनकी भी इच्छा थी कि वहाँ पे मेरा एडमिशन हो। तो देन होने के बाद जब पहले दिन मैं ऑफिस कॉलेज गया,
तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये जो भी चीज़ें हैं इट इज़ नॉट फॉर मी। तो फिर मुझे क्लियरली ये तो चीज़ पता चल गई थी कि अपने लिए तो है ही नहीं। सो इट्स बेटर लाइक कि लेट्स फिगर आउट कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है ज़्यादा। एंड फिर वही एक्सप्लोर करते चले गए और एक दिन मतलब ये तो पता था कि दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर मी, ये तो कुछ अलग ही है। फिर फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ 2 कंडोलेंसेस लगे थे, तो वहाँ से और ज़्यादा क्लैरिटी आ गई थी कि तो उससे फॉर एवरीवन clarity इट्स लाइक है। हाँ, तो कि रिवर्स गियर में जा रही है गाड़ी। हाँ, तो फिर भी खैर मार्क्स की बात थी तो थोड़ा रट्टा-वट्टा मार के मैंने लास्ट सेमेस्टर तक अगेन 87 तक चला गया था मैं, 87% तक। बट वही था कि इंटरेस्ट तो था नहीं और थोड़ी मेरी मदर की इच्छा थी कि मैं अच्छा खासा पढूँ, हम्म, तो बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया और बाकी जो 2-3 महीने थे वो तो एक्सप्लोर में ही चलने लगते थे कि क्या करना है। बट वन थिंग दैट हेल्प्ड मी अ लॉट इज़ लाइक आई हैव बीन अ अविड रीडर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जो कुछ मिले वो पढ़ते रहता था और मेरा काफ़ी सारा टाइम मतलब जो खाली टाइम था वो उसी में जाता था कि टू रीड समथिंग। अब उसमें पता तो नहीं था नहीं कि क्या चीज़ पढ़नी है, बट जो कुछ रहता था आई वुड रीड दैट। तो वहाँ पे एक आई स्टार्टेड विथ दिस मराठी कादंबरी एक मृत्युंजय, आई स्टार्टेड विथ दैट। देन आई read some more things as well। ऐसी बुक्स मतलब जो भी आती थी यू नो, व्हाइट टाइगर थी अरविंद अडिगा की उस टाइम जो हॉस्टल रूम में पड़ी हुई थी और काफ़ी सारी ऐसी पढ़ती रहती थी पीएस आई लव यू वगैरह। सो आई वुड रीड दैट। द सीक्रेट थी। तो हमारा एक दोस्त था जो हॉस्टल में कभी-कभी आता था और वो बुक लेके आता था और उसके पास काफ़ी सारा खजाना था बुक्स का, तो वहाँ से मुझे आदत लग गई कि राहुल राठौड़ नाम था उसका, तो वहाँ से बुक पढ़ने की आदत लग गई। फिर और एक मेरे जो रूम पार्टनर थे, उनका एक दोस्त था, उसका नाम था पवन। तो ये जो पवन अग्रवाल है, ये इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता था और ये क्योंकि मारवाड़ी था, तो ये सिर्फ़ संडे ही पढ़ता था और पूरा हफ्ता संडे लेके पूरा हफ्ता भर पढ़ता था। और फिर उसका जो दोस्त था, वो मेरा रूम पार्टनर था, तो वहीं पे पेपर छोड़ के चला जाता था। तो मैं पढ़ने लगा, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तब मुझे थोड़ा क्लिक हुआ कि लाइक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। बट ऐसा नहीं था कि नो आई वांट टू मेक अ करियर इन दैट फील्ड, बट हाँ, यही था कि इंटरेस्टिंग तो है। तो आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली क्योंकि कई सारी चीज़ें उसमें से मुझे समझ में नहीं आई थी। इंडिया इंक की बात हो रही है, डेट की बात हो रही है, इक्विटी की बात हो रही है, ब्लू चिप कंपनीज़ की बात हो रही है। तो मैंने बोला ये तो यार कुछ पता तो है नहीं हमें। तो फोर्ट जाते-जाते आपको पता है कई सारे वो सेकंड हैंड बुक्स रहते थे। हाँ, तो बाद में पता चला उसमें से कुछ पायरेटेड भी होते हैं। बट ठीक है। तो अभी तो ख़ैर मैं मतलब आई बाय मेनली फ्रॉम अमेज़न टू अवॉइड द पायरेसी थिंग। बट उस ओके, टाइम फिर काफ़ी कम कॉस्ट में फिर बुक्स लेके आना वहाँ से, कुछ सेकंड हैंड थी, कुछ पता नहीं था तब लेकिन थी पायरेटेड। एंड पीटर लिंच की बुक्स वगैरह वो लाके पढ़ो। एंड धीरे-धीरे वो करके पीटर लिंच की 2-3 जो थी, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट है, लर्न टू अर्न है, ये सारी बुक्स पढ़ने के बाद काफ़ी क्लैरिटी आ गई, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हो गए थे। फिर वहाँ से फिर स्टॉक्स टू रिचेस था पराग पारिक का, तो आई रेड अ लॉट। एक बार दादर में प्रभा देवी की तरफ जाते हैं दादर से, तो दादर स्टेशन से हम प्रभा देवी की तरफ पैदल जाते थे सिद्धिविनायक मंदिर में। तो वहाँ हाँ, जाते-जाते भी लेफ्ट हैंड में एक दुकान आता था जिसके पास प्रॉपर सेकंड हैंड बुक्स रहती थी, मैगज़ीन्स रहती थी। राइट। तो 1 महीना पुरानी मैगज़ीन, नई मैगज़ीन ले लो ₹100 में पड़ती थी, 1 महीना पुरानी ले लो ₹10 में पड़ती थी। तो मुझे एकदम अर्जेंसी तो थी नहीं कि उसी महीने पढ़ना है। तो आई वुड बाय लाइक यू नो, तो बल्क में एकदम मैगज़ीन्स लो, बल्क में बुक्स लो और उससे ही पूरा सेमेस्टर निकालो। सो दैट वाज़ द शेड्यूल बिकॉज़ और तो कुछ है नहीं। शाम को क्रिकेट खेलना है, दिन में पढ़ना है और दैट इज़ द केस। तो वही मतलब वही एक थोड़ा था, तो धीरे-धीरे फिर लगा कि चलो अब इन्वेस्ट करके देखते हैं। तो आई borrowed some money from my sister and one of my friends, and then I started investing with that money। तो बहुत बड़ा क्योंकि अमाउंट, इलेक्ट्रिकल व्हेन यू से हाँ, बोरो तो बहुत बड़ा अमाउंट आपने मतलब लिया था नहीं, क्या? नहीं बोरो नहीं, 2-2 हज़ार रुपए लिए थे, उतना भी बड़ा नहीं था। ओके, तो वो भी मिलना उस टाइम डिफिकल्ट था। तो आई इन्वेस्टेड दैट मनी बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आई इन्वेस्टेड इन पावर कंपनीज़ विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स। बाकी कुछ नहीं, मैंने 1-2 पावर कंपनीज़ में डाले जिनके नाम मैं अभी ले नहीं सकता। तो तो उसमें काफ़ी सारा पैसा लॉस हुआ। ओके। तो पैसा चला गया तो लगभग ही पूरा ही चला गया, लगभग 70-80%। और फिर उसके बाद समझ में आया कि देयर इज़ अ वे। ये ऐसा नहीं कि आपने डाल दिए फिर 1-2 महीने बाद यू आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स। ब्लाइंडली आप किसी भी स्टॉक में डाल के इन्वेस्ट किया स्टॉक में तो आपको डीमैट अकाउंट और ये सारा भी पूरा प्रोसेस करना पड़ा होगा ना? राइट, राइट। सो माय फर्स्ट डीमैट अकाउंट आई ओपन इन द नेम ऑफ माय सिस्टर बिकॉज़ आई वाज़ नॉट 18 टिल देन।
तो डिप्लोमा में था, आई वाज लाइक 16-17, तो देन आई ओपन माय फर्स्ट डीमैट अकाउंट, मतलब उसके नाम पे। एंड देन जब 18 का हुआ तब तक मैंने फिर अपने नाम पे खोल लिया था। तो वो खोल के फिर इन्वेस्टमेंट चल रही थी, तो देन आई अंडरस्टूड द फंडामेंटल प्रॉब्लम इन इंडिया, लाइक कि फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है यहाँ पर। तो मतलब लोगों को पता ही नहीं है, पीपल आर जस्ट लाइक गोइंग इन द मार्केट, पुटिंग द मनी ऑन एनी स्टॉक। कोई टीसीएस पे डाल दिया, किसी ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, व्हाई दे डोंट नो। बस रिटर्न्स अच्छे आने चाहिए, देन ब्लाइंडली एक्सपेक्टिंग कि अचानक से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आने चाहिए, एंड स्टिल मेनी पीपल डू फॉलो दैट। और वो एक प्रॉब्लम थी, बिकॉज मार्केट में अवेयरनेस नहीं थी, सिखाने वाला कोई था नहीं। तो मैंने तो, खैर मेरी तो क्यूरियोसिटी थी, एंड क्यूरियोसिटी ड्रो मी टू बाय द बुक्स, रीड अ लॉट एंड लर्न फ्रॉम इट। बट हर किसी के बारे में वो नहीं था, एवरीबडी इज बिजी इन देयर जॉब्स, उनके काम में, उनके करियर में, दे डोंट हैव एनी टाइम। उनके पास तो ये है कि मेरा एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट है, मैं आई एम पुटिंग दैट इन एफडी, और गोल्ड में थोड़ा डालूंगी, थोड़ा कुछ बॉन्ड में वगैरह, और बाकी कुछ पैसे हैं तो थोड़ा बहुत गैम्बल करना मार्केट में, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। तो जब, तो तभी इंजीनियरिंग में था, तो आई पोस्टेड द फर्स्ट वीडियो अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ताकि लोगों को थोड़ा बहुत समझे। और वो वीडियो कुछ एक महीने बाद इट गॉट 14,000 व्यूज, एंड लाइक 50-60 कमेंट्स थी। तो आई वाज, आई गॉट टू नो लाइक कि यस, पीपल आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग। एट दैट टाइम इट वाज अ प्री जियो एरा। जियो के Right. पहले यूट्यूब कैसे चलता था, एवरीबॉडी नोज। सो इट वाज लाइक, ऐसे हम तो खिड़की के बाहर ऐसे रखते थे, और गोल गोल घूमता था। तो जाके तो यूट्यूब उतना यूज भी नहीं होता था, बिकॉज वो बहुत ही ऐसी चीज़ थी, इंटरनेट बहुत रेयर था। आपको 1 GB इंटरनेट लेना है तो बहुत महंगा पड़ता था। तो इसलिए, और वो 1 GB ले तो लोग तो बचा 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 के यूज करते थे लोग, कि इस चीज़ के लिए इतना यूज करना है, उस चीज़ के लिए उतना यूज करना है। Right. तो वैसे में फिर एक डाला, तो लोगों की कमेंट्स आई कि आप फंडामेंटल एनालिसिस सिखाइए हमें। तो मैंने Okay. बोला ठीक है, अभी फंडामेंटल सिखा दे। तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स फिर मैंने फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया उनको, उतने तो रेगुलर वीडियोस नहीं। एटीआई वाले ग्रुप से भी हेल्प मिली, बिकॉज यू आर डूइंग दिस इन कॉलेज, तो कभी ऐसा है कि फ्रेंड्स लोगों को भी लगे अरे वाह यार क्या बनाया था, कुछ समझ आया, कभी ऐसा वहां और से भी नहीं, मैंने रहे? एक्चुअली मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैंने यूट्यूब चैनल से, मतलब सबको बाहर से पता चला, इंक्लूडिंग माई फैमिली मेम्बर्स। सबको, दोस्तों को, बाकी लोगों को, सबको बाहर से पता चला जब उन्होंने देखा। एंड देन आज भी, अभी भी जो स्कूल फ्रेंड्स है, कॉलेज फ्रेंड्स है, आज भी मतलब हर महीने किसी ना किसी का तो आ ही जाता है कि आई वाज पता सर्चिंग नहीं ये अबाउट कर स्टॉक रहे थे। मार्केट और इन्वेस्टमेंट, एंड फिर देखा तुम्हारा, तो काफ़ी अच्छा लगा, सब्सक्राइब्ड, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो दैट स्टिल वी आई रिसीव दैट, बिकॉज मैं कभी वो किया ही नहीं, कभी मैं आज भी स्टेटस पे उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं डालता हूँ, ना पहले कभी डाला है। ऐसा। और उसके बारे में मैं कभी बात भी नहीं करता हूँ कि ठीक है, बिकॉज हमारी, मतलब वो एक था कि थोड़ा इंट्रोवर्ट था, थोड़ा शाय था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब जो पता चलेगा। और वैसे भी बाद में फिर पता लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है, दैट इज जस्ट उतनी बड़ी है नहीं, नीश हमारी बहुत छोटी है, तो सबको केटर भी नहीं कर पाते हम। तो वहाँ तो उस तरह से मतलब शुरू हुई। तो फंडामेंटल से कुछ वीडियोस डाले, लोगों को वो भी पसंद आए, एंड देन धीरे धीरे फिर जियो आने के बाद 2017 में, मार्च 2017 में, देन मतलब बिटवीन 2014 to 17 आई अपलोडेड ओनली 4-5 वीडियोस, एंड आई हैड गॉट 3,000 सब्सक्राइबर्स। बट अचानक से फिर मार्च 2017 में दो वीडियोस वायरल हुए। वन वाज अबाउट हर्षद मेहता स्कैम, एंड अनदर वाज व्हाट इज निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो नेक्स्ट 2 डेज में मुझे कुछ 36,000 न्यू सब्सक्राइबर्स मिले थे, एंड आई वाज लाइक कैसा ओके। फीलिंग था वो उस टाइम पे, मतलब ये क्या हो गया? तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि ये तो काफी क्रेजी है। मैं तो उसके डैशबोर्ड के सामने ही बैठता था यूट्यूब पे, आई वाज जस्ट सी के वो नंबर्स चेंज हो रहे हैं फटाफट, ठीक है। सब्सक्राइबर का वो गोल गोल फटाफट, मतलब नंबर्स जा रहे हैं। अरे, एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। एंड देन उसके बाद तो धीरे 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 स्टेडीली फिर सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। एंड बट या कि स्टार्टिंग टाइम में वही है कि अगर आप हैं इंटरेस्टेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा, तो ये आप कंटिन्यू करते हो, तो वो आपको करना चाहिए। यू नीड टू कीप ट्राइंग एंड कंसिस्टेंटली। उसके टाइम मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि इतने आएंगे, और ना ही मुझे पता था। बट ये कि कंसिस्टेंटली एक ही थॉट था दिमाग में कि लोगों को पता नहीं है तो अवेयर करना है। और अवेयर करना है, मतलब स्कैम की वीडियो भी मैंने इसलिए डालने शुरू किए बिकॉज फॉर मी फाइनेंशियल अवेयरनेस इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप बेटर रिटर्न्स कमाओ। आज लोगों के ज़्यादातर पैसे फंस रहे हैं कुछ ऐसी कोऑपरेटिव बैंक्स में, कुछ पॉन्जी स्कीम्स में, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है सही तरीके की। कोई बोलता है कि ठीक है, आपको 10% या 12% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा,
तो लोग जाके वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका नेबर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है और उसको रिटर्न मिले। तो वो दोनों एंगल थे, तो उस पर दोनों पर भी हमने फिर धीरे धीरे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को भी चीज़ें पसंद आई। एंड हाँ, तो वहाँ से मतलब जर्नी शुरू हुई फिर हमारी। कभी ऐसा किसी ने या आपके खुद की फैमिली ने, बिकॉज बीजेटीआई में आप गए पढ़ने, कभी उन लोगों ने ऐसे बोला कि क्या अपनी डिग्री वेस्ट कर रहा है या फिर कहीं पे जॉब क्यों नहीं कर लेता, ये वाला सब कभी कुछ फेज आया या फिर बहुत स्मूथ सेलिंग राइड रही है आपकी? तो जनरली जैसे मैंने आपको बोला कि यूट्यूब के बारे में भी मैंने किसी को नहीं बताया, राइट। तो वैसे ही मैंने अपने करियर के बारे में भी किसी को नहीं बताया। आई कैसे डिडंट टेल। यार? तो जैसे कि मैंने, दिस इज आवर थर्ड स्टार्टअप, उससे पहले एक दो भी फेल हुए थे। वो प्रोडक्ट बेस्ड हम शुरू कर रहे थे। तो उस टाइम एक लर्निंग अच्छी थी जो इम्पोर्टेंटली हमें मिली थी कि ठीक है, मतलब इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड और आप गलत नहीं कर रहे, तो कुछ चीज़ें ना ही बताओ तो बेटर है। और पर्टिकुलरली फिर क्या है कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना कि महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह कि डूइंग अ बिजनेस इज अ क्राइम, या फिर आप जॉब के अलावा कुछ भी करें तो इट इज़ अ क्राइम। फिर या आप चाहे मतलब आप फ्रीलांसिंग भी करो या बिजनेस भी करो या कुछ भी करो, इट इज़ अ क्राइम। ठीक या है। और जो हमारा नेबरिंग स्टेट है गुजरात, वहाँ पे अपोजिट है। वहाँ पे डूइंग द जॉब इज अ क्राइम। तो कंप्लीट अपोजिट चलते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फिर जब फाइनेंस में इंटरेस्ट आया तो मैंने सोचा कि चलो एमबीए कर लेते हैं। हालांकि मेरे दिमाग में तब भी ख्याल तो आया था कि ड्रॉप आउट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा है, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। जो एमबीए आने में, एमबीए में गया तो कॉन्फिडेंस आ गया था वो। और फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद वहाँ पे ड्रॉप आउट कर दिया। तो और फिर उसके बाद फिर वहाँ पे एक चीज़ अच्छी हुई कि व्हेन आई वेंट फॉर द एमबीए, काफ़ी अच्छे गाइडेंस मिले जिस कॉलेज में मैं था। यूनिवर्सिटी कॉलेज है कलीना कैंपस का, एडीएमआई करके। राइट। तो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स थे, आई वाज वेरी लकी टू गॉट दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। वो कॉलेज में एडमिशन मतलब मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि बहुत सारे जो मिथ्स हैं मेरे दिमाग में रिलेटेड टू चाहे वो क्रिएटर इकोनॉमी हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, तो वो उन्होंने बर्स्ट किए, उन्होंने गाइड किया सही से कि किस तरह से करना है। एंड मैंने मतलब इतनी सारी मीटिंग्स किए, मतलब वहीं से हमारे जो आज कई सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लोग बैठते वो भी मुझे उसी कॉलेज से मिले थे जो वहाँ पे सेमिनार देने आए थे। तो इट्स लाइक दैट्स अ कनेक्शन। वहाँ के जो हमारे डायरेक्टर थे या ऑपरेशंस के टीचर थे, मराठी सर और बाकी लोग, सो दे हेल्प मी अ लॉट इन दिस प्रोसेस। तो तो वही है कि मतलब अकेले आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, जब लोगों का साथ मिलता है सो देन इट हेल्प्स। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक चीज़, मेरे छोटे छोटे डाउट्स उन्होंने क्लियर किए। और जो मतलब गलतियाँ शायद मैं अगर किसी को ना पूछे हुए करता तो मतलब काफ़ी बड़े फेलियर्स और भी देखने मिल सकते थे, जो उन्होंने बार बार बताए। मतलब हम कॉफ़ी शॉप्स में बैठे, कॉलेज की कैंटीन में बैठे, उन्होंने गाइड किया प्रॉपरली कैसे करना। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा वो मतलब हर महीने देते थे। तो दैट वाज अ ह्यूज बेनिफिट फॉर मी। और उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मतलब ओवरऑल आगे। अभी भी मतलब उनके कुछ लेसन है जो अभी भी कुछ करते तो याद आता है कि नहीं नहीं, ये करने नहीं बोला है तो ये नहीं करना है। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स स्टिल हेल्प। एंड या। हाँ यार, क्या जर्नी है तुम्हारी, मतलब दिस इज सो अमेजिंग टू लिसन। मतलब एक ना वो परसेप्शन आता है लोगों का। आई एम नॉट श्योर अगर तुमने कभी वो चीज फेस की है कि नहीं। मतलब मैं खुद टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में हूँ, और जब मेरी माँ तो काफी पढ़ी लिखी है, बिकॉज शी इज ऑल्सो फ्रॉम अ सिटी। तो जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, उनका पहला रिएक्शन था ये क्या होता है। जब मैंने पॉडकास्टिंग स्टार्ट की, उनका रिएक्शन था अच्छा तुम अभी इंटरव्यू लोगी, दोगी नहीं, तुम लोगी इंटरव्यू। तो जो तुम ये बोल रहे हो ना क्राइम होता है वाली चीज, इट इज सो रिलेटेबल, बिकॉज लोगों को अचानक से लगता है नहीं जॉब ही तो करनी थी, 9 to 5 ही तो सही है, तुमने और कुछ कैसे सोच लिया। आई मीन तुम्हें वो स्पेस भी नहीं देते कि पता है ठीक है ट्राई कर ले यार, फेल हो जाएगी चलेगा पर एक बार ट्राई तो कर ले। तो तुम्हें, तुम्हारे साथ कभी ऐसे इंसिडेंट्स आए थे कि ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, जैसे तुमने बोला तुम्हारी स्टार्टअप्स भी थी पहले जो चली नहीं चली, उस कोई उससे ऐसा कुछ लेसन, कॉन्फिडेंस, कुछ भी जो तुम शेयर करना चाहो सबके साथ? तो एक्चुअली क्या ना कि शुरुआत से क्योंकि इन्वेस्टमेंट की फील्ड में था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी क्लोजली, और इसको मैं बहुत अच्छे से समझता। मतलब आई लर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट, द वन थिंग दैट आई लर्न प्रॉपरली इज टू मैनेजिंग द रिस्क, कि रिस्क को मुझे कैसे मैनेज करना है। और मैनेज करते करते यहाँ पर भी मुझे पता था कि ठीक है मैं घर को नहीं बता रहा हूँ तो दैट इज अ रिस्क, बिकॉज एमबीए के लिए मैंने लोन लिया था एसबीआई से, जो कि हमारी कॉलेज की गवर्नमेंट कॉलेज था, तो 2 साल की फी 2 लाख रुपए थी। और उसका इंटरेस्ट बढ़ के फिर वो मुझे पता था 2.5-3 लाख तक जाएगी। मुझे ये भी पता था कि अब एमबीए खत्म होगा तो इंटरेस्ट उसका शुरू हो जाएगा, और पहले साल फिर किस्तें देनी पड़ेगी। मैंने ड्रॉप किया फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, तो मेरे पास 3 सेमेस्टर्स थे, लगभग 1.5 ईयर।
तो मुझे ये पता था कि मुझे जो भी फिगर आउट करना है इन 1.5 साल में करना है। तो मैंने किसी को बताया नहीं, बट मुझे ये पता था कि अगर 1.5 साल में कुछ करता हूँ तो मुझे फिर एक्सप्लेनेशन देनी नहीं पड़ेंगे किसी को। ठीक है। तो एंड देन इट वाज अ रिस्क उस टाइम। फिर वो था ना कि वो प्लान ए प्लान बी वो सब नहीं रहता दिमाग में। इट इज जस्ट लाइक आई वाज फोकस्ड ऑन वन थिंग कि ये करना है तो करना है। तो अब जो भी हो जाए, अब वो मैंने सोचा नहीं कि फेल हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। बिकॉज आई एम सो पुअर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थिंग कि मुझे फ्यूज लगाने नहीं आता है घर का। तो आई स्टिल थिंक यार वो रिस्क ले लिया, बट पता नहीं कैसे लिया, क्योंकि मुझे नहीं आता। मुझे तो था तो मैं फिर एमबीए ड्रॉप करने के बाद था तो इंजीनियरिंग, और आता तो कुछ है नहीं। तो पता नहीं क्या करता। एक्सप्लोजन हो जाते 2-4 जनरेटर ट्रांसफार्मर के, तो दैट फॉर श्योर। तो आई हाँ मतलब अप्रिशिएट वही योर 1.5 साल। ऑनेस्टी। मतलब कौन सा इंजीनियर ऐसे सामने से बोलता है कि हाँ ये नहीं आता। तो मतलब वही एक एग्जाम में तो लिख लिया, बट स्टिल मेंटली तो वो भी क्लियर नहीं था कि यार ये एमएमएफ ईएमएफ होता क्या है, वोल्टेज करंट का डिफरेंस स्टिल। मतलब आज तक बस एग्जाम में लिख दिया मैंने कि लिखना है, बट आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड। और फिर मैं बता मैंने दूंगी, सोचा कि मैंने इसके वही बस। सब किया था, मतलब तो सीखा लास्ट है। सेमेस्टर के बाद इट वाज अ बिग रिलीफ कि चलो अब इससे मुक्ति मिल गई। तो अब मुक्ति मिल गई है। एंड देन 1.5 साल था, तो 1.5 साल पता था, क्लैरिटी थी कि 1.5 साल ही है। तो उस 1.5 साल में फिर बहुत घिसी। उस 1.5 साल फिर वो सारी हसल वसल वो रहती है ना कि एक टाइम होता है आपको, कि एक टाइम आपको बस यू जस्ट नीड टू ना। राहुल यादव हाउसिंग.com के वो कहते थे, वो हमारे कॉलेज में आए थे एक बार, सो ही सेड वन थिंग कि क्रैक द टेम्पलेट फर्स्ट, एंड यू हैव टू बी इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू बी सक्सेसफुल ओनली वंस। आपको बस एक बार क्रैक करना है, उसके बाद फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। एक बार क्रैक करना है, तो वही मैं सोच के बैठा कि एक बार इसको क्रैक करना है, एंड देन चीज़ें लाइन अप हो जाती है सही से। और वही फिर 1.5 साल जो दिया, उसमें फिर फॉर्चुनेटली मेरा एमबीए खत्म होने वाला था मई मंथ में। और हम्म। फिर मार्च में ये कुछ वीडियोस वीडियोस थोड़े वायरल हुए, एंड देन यूट्यूब से इनकम आनी शुरू हो गई। एंड यूट्यूब से इनकम आई तो फिर कुछ दोस्त थे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स, उनकी हेल्प से फिर वीडियोस बनाए और भी ज़्यादा। फिर एडिटर हायर किया, एंड देन हमारा छोटा सा ऑफिस लिया नासिक में, और वहाँ से भी एक विला था, उस विला से हमने काम करना शुरू किया। देन धीरे धीरे फिर किया एक्सपांड। तो या गजब यार, मुंबई, मलकापुर, नासिक, कोई जगह नहीं छोड़ी ना, मतलब पूरा मुंबई कवर किया है तुमने। और मुंबई में अफोर्ड ही नहीं कर पाता था मैं। अगर मैं ऑफिस भी लूँ उस टाइम, तो मुझे यूट्यूब से हार्डली कितना आ रहा है, मुझे हार्डली मतलब उस ईयर एंड तक मुझे हार्डली 1 लाख रुपए आता था। तो मैं एक छोटा सा ऑफिस लूँ और मुझे एक दो लोगों को हायर भी करना है, तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट देयर। तो तुम एग्जैक्टली exactly कितने टाइम तक सोलो, मतलब अकेले वीडियोस बना रहे थे? एंड व्हेन डिड यू डिसाइड कि भाई अब मेरे को टीम बड़ी करनी पड़ेगी? वो जो एकदम अचानक से बहुत सारे सब्सक्राइबर आने लगे तब, या फिर उसके पहले से ही सोच लिया था कि यार बड़ा करना है? एक्चुअली टीम तो मैंने क्या किया कि मैंने इंटर्न्स इंटर्न्स लाए थे। ज्यादा इंटर्नशाला के बारे में मुझे गाड़ पता था। किए होंगे, हाँ बताओ प्लीज। इंटर्नशाला पे मैं गया तो मैंने क्या किया कि मेरे पास पैसे तो थे नहीं। ओके। तो घर से कुछ पैसे आते थे, तो उसमें से ही कुछ पैसे बच जाते थे बहुत सारे। तो वो पैसे मैंने इंटर्नशाला पे इंटर्न्स को देना शुरू किया। ओके। तो मेरे पास इंटर्न्स थे सारे। मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर इंटर्न था। अब मैं ब्लॉग लिखता था, शुरुआत में फोकस ब्लॉग पे था। यूट्यूब पैरेलली चल रहा था, बट आई वाज नॉट दैट बुलिश ऑन यूट्यूब, आई वाज बुलिश ऑन ब्लॉग थी। ओके। मैंने ब्लॉग लिखे वो तो कंटेंट ब्लॉग्स राइटर। वर्क वेल, आई मीन, या फिर स्टॉक मार्केट के लिए ब्लॉग्स ही काम करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? हाँ मतलब मेरे नहीं चले थे, अनफॉर्चुनेटली। मेरे नहीं चले, मेरे यूट्यूब वीडियोस चल गए थे। तो ओके। मैंने इंटर्न्स लाए थे, 500-500 रुपये स्टाइपेंड में देता था। तो और फिर इंटर्न्स 6-7 इंटर्न हो गए। तो नए इंटर्न्स को हायर, अब 2-3 महीने की इंटर्नशिप होकर चले जाते थे, तो मैंने एचआर भी इंटर्न ही हायर की जो बाकी इंटर्न्स को हायर करती थी। तो ये ऐसे पूरी साइकिल बना के ये चलता रहता था कि 6 लोग तो रहते ही थे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और फिर ये लोग फिर बनाते थे, सारा कुछ हैंडल करते थे। बट जब पता चला मुझे कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है ब्लॉग, तो फिर देन धीरे धीरे जो फोकस है वो हमने शिफ्ट किया यूट्यूब की तरफ, क्योंकि वहां से रिस्पॉन्स आ रहा था। ओके। तो जब वहां पे मैंने और ज्यादा पुश किया, तो हाँ रिजल्ट और भी बेटर आने लगे। और इसीलिए मैंने फिर वो और ज्यादा एफर्ट्स मार के हर्षद मेहता और बाकी वीडियोस भी बनाए, जो आगे चल के थोड़े वायरल भी हुए। और फिर वहां से ही फिर धीरे धीरे आगे फिर किया, मतलब टीम वीम वगैरह आगे ही चल के बिल्ड किया। बट स्टार्टिंग में बहुत सारा टाइम तो सोलो और इंटर्न्स थे साथ में। तो हमारे जो कॉलेज एमबीए का, वहाँ से भी मैंने कुछ जूनियर्स को हायर किया था, इंटर्न्स को। तो ऐसे इंटर्न्स तो कॉलेज से भी मिल जाते थे इजीली, इंटर्नशाला से भी मिल जाते थे। तो मैंने बोला कि फिलहाल तो यही अफोर्ड कर सकते, तो यही कर लेते। मतलब तुमने हमेशा से ये समझ लिया था कि अकेले करके कोई फायदा नहीं है, लोगों को लेके चलो
तो तुम रिकॉर्ड करते थे और फिर वो बाकी का सारा काम करते थे वीडियो पे, इज इट मतलब हाँ वैसे? हाँ हाँ, शुरुआत से वो क्लैरिटी की थी कि अकेले तो कुछ नहीं होने वाला। Got- आपको कुछ करना है तो आपको टीम बिल्ड करना पड़ेगा और उसी से करना पड़ेगा, बिकॉज आज भी फिर कई सारे आइडियाज हैं, उनके एग्जीक्यूशंस है, तो विदाउट टीम दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब बहुत मैं दिखता हूँ, अपने एडिटर नहीं दिखते हैं, वो जो शूट कर रहा होता है वो नहीं दिखता है, तो दैट इज द थिंग। मतलब हमारी फील्ड में तो पॉसिबल नहीं है मतलब अकेले करना। और फिर आइडियाज वगैरह भी एक्सचेंज होती रहती है, तो ग्रोथ की भी स्पीड बढ़ जाती है। तो वही है कि चार लोग हो जो सिमिलर सोचते हैं, तो आपका सोचने का लेवल भी थोड़ा बढ़ जाता है। और दैट इज अमेजिंग। नहीं, इनफैक्ट पता है, जब मैं बहुत एक्साइटेड थी तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए, एंड मुझे ना कभी कभी ऐसा भी लगता है, जो पूरा क्रिएटर इकोनॉमी है, यू गाइस आर लाइक द नेक्स्ट सेलिब्रिटीज, राइट? आई मीन, जिस तरीके से स्टार्टअप के फाउंडर्स भी आजकल सेलिब्रिटी जैसे दिखते हैं। मतलब व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप, खाली हीरो हीरोइन से सेलिब्रिटीज होते थे, राइट? जिनके एड्स आते थे या जो ऐसे कमर्शियल चलते थे। बट थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू दिस एंटायर सोशल मीडिया एरा, लाइक यू आर अ प्रूफ ऑफ इट कि हाँ यार, यूट्यूब से कुछ किया जा सकता है। इन्फ्लुएंसर, आई एम नॉट क्वाइट श्योर तुम इस लेबल को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि लोग बोलते होंगे ना, अरे यार यूट्यूबर है, यूट्यूब से कितना इनकम आता है, या फिर इन्फ्लुएंसर है। हाउ डू यू हैंडल दैट लेबल और दैट जजमेंट? और यार ये तो फैक्ट ही है, अभी इसका क्या कर सकते हैं? अ, मतलब मुझे तो उतना कुछ ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता, और जनरली मैं कंट्रोवर्सी से भी थोड़ा दूर ही रहता हूँ। आई जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट। मेरी बहुत ही कम चीज़ें जो पर्सनल है, जो लोगों को पता है बाहर है, सो आई जस्ट कीप दैट स्पेस वेरी डिफरेंट। तो उसके लिए, और मेरा होल एंड सोल फोकस, मतलब वो सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी वाला मेरे मामले में क्या है कि मैं तो फोकस करता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट दूँ, इन्वेस्टमेंट का, कि आप बेटर रिटर्न कमा सको और स्कैम से बच सको। यही मेरे दो गोल हैं। और फिर जितने भी लोगों को बेनिफिट हुआ है, हम्म। तो वो फिर वही है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो मोटिवेट करता है कि हाँ यार और अच्छा करना चाहिए। इसलिए आज भी जब मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें गोल यही होता है कि अंदर से अगर मजा आ रहा है तो ही मैं करता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो में शूट नहीं करता हूँ। इसीलिए हमारी जो लॉन्ग वीडियो रहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी आगे पीछे रहती है। लोग बोलते हैं कि रेगुलर डाला करो, बट हाँ, रेगुलर अगर कोई अच्छा कंटेंट नहीं है और फिर मज़ा नहीं आ रहा है वो चीज़ बताने में, तो फिर नो डाउट। बस डालने के लिए वीडियो डालना वो भी मतलब नहीं बनता, सेंस नहीं बनता है। तो अभी तो मतलब यही है कि ईच एंड मतलब जो भी हम अभी रिसेंटली शॉर्ट बना रहे हैं स्कैम से रिलेटेड, बाकी से रिलेटेड, तो लोग के जब भी मिलते हैं हम, तो लोग के मतलब दो चार शब्द तो सुनने मिलते ही मिलते हैं। कि लोग जब मिलते हैं तो सब ये नहीं बोलते कि नहीं नहीं सर फोटो लेना है, ये लेना है। वो अपनी बातें भी बताते हैं कि कैसे हमारी जर्नी आपसे, आपकी वीडियो से शुरू हुई, कैसे मैंने इस मैनेजमेंट एनालिसिस के बारे में आपसे सीखा और कई सारे फ्रॉड से मैं बचा, या फिर जो भी है। सो दे टेल द थिंग्स। वो ये भी बताते कि एग्जैक्टली कौन से सब्सक्राइबर पर उन्होंने सब्सक्राइब किया था चैनल, क्या क्या सीखा है। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स मैटर अ लॉट टू मी। तो इसलिए जब भी मिलते हैं हम, हमारे मीटअप्स रहते हैं जनरली, बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे मिलने के बाद लोग वाकई बताते रहते हैं कि क्या है, क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। सो इट्स ऑलवेज लाइक रादर देन मतलब सेलिब्रिटी वाला नहीं, बट एक स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशनशिप मुझे लगता है, कि जहाँ पे वो बता दे कि क्या क्या सीखे हैं। और मैं भी वही फोकस करता हूँ कि रिस्क मैं अपने आप पे लूँ, और फिर उनको भी बताओ कि व्हाट वर्क्स इन द मार्केट, व्हाट डजंट। और फिर जो भी चीज़ें हम करते हैं, तो वही है कि हम टीम, अब तो टीम है जो चेक करती है और पता करती है कि हाँ सही में ये चीज़ें वर्क होती है नहीं होती है। नहीं। जैसे अभी वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट द ट्रेजरी बिल्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो हम भी उसमें सब करते हैं सब। और फिर उसमें फिर लोगों को बता दें कि आप कैसे अपने सेविंग अकाउंट के अलावा कैसे आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो को वगैरह वगैरह। तो हर एक जो चीज़ है उसमें वही है कि पहले करके देखो और फिर उनको बताओ। तो एंड वही है कि थोड़ा अच्छा भी लगता है मतलब शुरुआत से, कि चलो वी आर हेल्पिंग पीपल टू टेल देम कि कहाँ से कुछ बेटर कमा सकते हैं आप, कैसे आप अलग अलग चीज़ें जो भी मतलब आसपास जो स्कैम वैम होते हैं, इतने सारे ईमेल्स आते हैं कि आपको क्या बताएं कि ये स्कैम हमारे आजू बाजू में चल रहा है, आप ये स्कैम कवर करो, वो चल रहा है। तो वो भी बहुत सारे होते हैं, बट बहुत सारे रिलेटेड होते हैं, तो हर कोई कवर करना मुश्किल है। बट हाँ, जो मेजर होते हैं या फिर जिसका काफ़ी सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, वहाँ पर हम फिर आ जाते हैं। इसलिए कई सारे फिर, और क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज़ थोड़ी रिस्की भी है, तो कई सारी नोटिस भी आती है, तो उससे भी डील करना पड़ता है। नहीं।
वाह यार, मतलब ये जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं। इट इज एक्चुअली लाइक रनिंग अ प्रॉपर कंपनी, जो कि तुम्हारी कंपनी है भी। तुमने इतने सारे लोगों को हायर किया है, पेरोल पे रखा है। सो मुझे तुम्हारी ना वो बात बहुत अच्छी लगी कि लोगों को भले तुम दिखाई देते होगे, बट देर इज अ एडिटर, देर इज प्रोबेबली अ रिसर्च टीम, एक पूरा वो जो इन्वेस्ट करने वाला सारा कुछ। एंड आई थिंक मैंने कहीं तुम्हारे वेबसाइट या प्रोफाइल पे देखा था दैट यू हैड मेंशन कि यू हैव 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने कुछ तो 8 साल का कुछ टीचिंग वाला चीज भी देखा था। एंड मुझे ना एक दो चीजें मुझे क्लब करके तुमसे पूछनी है। एक तो ये टीचिंग वाला पार्ट है, बिकॉज आई थिंक टीचिंग तुम्हें पसंद है, इस वजह से तुम सिखा रहे हो लोगों को या अच्छे से सिखा पाते हो। और हमेशा से, जैसे कि तुमने जॉब के बारे में बोला, इट्स अ क्राइम अगर तुम खुद का बिजनेस करना चाहो अपने यहाँ तो। isn't stock market also looked up as a gamble कि भाई अरे यार ये तो कोई सट्टे जैसा है, जुए जैसा है, इस पे क्यों लगा रहे हो? तो एक तो तुम टीचिंग वाली बात कर रहे हो, ऊपर से तुम ऐसा सब्जेक्ट पे सिखा रहे हो जो कि गैम्बल है। ये चल क्या रहा है भाई? तो वही है ना कि लाइक हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस पर्टिकुलर इन द फील्ड ऑफ मार्केट, कि अगर आपको आधी चीजें पता है तो वो आपके लिए काफी है। और ज्यादातर लोग जो है मार्केट में हु आर पार्टिसिपेंट, तो कई सारे लोग यही है कि हाफ इंफॉर्मेशन आई है, हाफ नॉलेज है। बट ये कि दे हैव द ग्रीड, और वो ठीक है, कई बार होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत। और तभी आप बेटर रिटर्न्स की तलाश भी करोगे, तभी वो क्यूरियोसिटी भी आएगी अंदर से। बट यहाँ पे वो नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर कि नो हम स्टूडेंट हैं, अभी पैसा हमें जमा करना है, तो मार्केट में आके 5,000 लगाते हैं तो 6 महीने बाद 10,000 हो जाए, फिर 10,000 लगाएंगे तो 20,000 40,000 हो जाए। बट इट डजेंट वर्क लाइक दैट। यहाँ पे मार्केट में बस एक चीज़ आपको ये मिल सकती है कि यहाँ पर ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप इजीली एफडी को बीट कर सकते हैं। इवन दो वी फॉलो, अगर इंडेक्स फंड की बात करें, सेंसेक्स निफ्टी के इंडेक्स फंड, सो दे हैव बिटन द एफडी बाय अराउंड 6-7, मतलब अभी करंट रेट के हिसाब से 6-7% की मार्जिन से 13% के अराउंड कंपाउंडेड सालाना रिटर्न दिए। अगर मैं यहाँ से आगे फ्यूचर इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करूँ तो दोज काइंड ऑफ रिटर्न्स आर वेरी मच पॉसिबल इन द फ्यूचर ऑल्सो। बट यही शॉर्ट टर्म में नहीं, बट इट टेक्स टाइम। जब देखिए क्या है कि आपने इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल जूम में, जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो जूम में आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको प्रॉफिट तभी होगा जब जूम का रेवेन्यू बढ़ेगा। जूम का रेवेन्यू जब बढ़ेगा तब उसके कस्टमर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यही है कि 2020 में बहुत बहुत सारे लोगों ने जूम में इन्वेस्ट किया, बिकॉज जूम बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था, लॉकडाउन लग गया था। करेक्ट। बट ये भी था कि कभी ना कभी तो लॉकडाउन जाएगा, क्या तब जूम उतना ही रिलेवेंट रहेगा जितना आज है। करेक्ट। ठीक है, आगे चल के जब कुछ कंपटीटर आएंगे जो फ्री में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आज गूगल मीट करता है, तो क्या ये सर्विस आज भी उतनी रिलेवेंट रहेगी क्या तब भी? राइट। तो ये कुछ मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज कंपनीज के कई सारे बड़े बड़े क्वेश्चन सामने थे। और फिर आज अगर हम देखें तो जूम के जो रेवेन्यू है वो फिर से 2019 लेवल पे आ गए। तो वो जो बूम था वो ऐसे ही कर्व आके चला गया। सो बिजनेस की ग्रोथ यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा स्पीड से होना, दैट इज़ नॉट मच पॉसिबल। मतलब कितनी पॉसिबल होगी वो, अब मैं इस इंडस्ट्री को नहीं जानता अच्छे से, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट। बट ये है कि आपको जनरली एक आइडिया होनी चाहिए कि वाई दिस बिजनेस विल ग्रो। उसका रेवेन्यू क्यों 12-15% से बढ़ेगा सालाना। और अगर वो नहीं बढ़ेगा, इसका जवाब नहीं है आपके पास, तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड हैव अ वेरी लॉजिकल आंसर बिहाइंड इट। वेरी लॉजिकल आंसर, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, जैसे वो चाहे डीमार्ट है, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, चाहे टीसीएस है, तो यू शुड नो ऑल इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या कुछ रिस्क फैक्टर्स है बिजनेस के। जैसे टीसीएस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो टीसीएस की जो सिंगल डिजिट ग्रोथ है, तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता था कि टीसीएस विल ग्रो इन सिंगल डिजिट्स, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो थी वो री इन्वेस्ट नहीं हो रही बिजनेस में, वो एज अ डिविडेंड टाटा सन्स के पास जा रही है, कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जा रही है। कई सारे लोगों ने कंसर्न उठाया था। और अनदर अगर कंसर्न इज, इसको ले ऑफ कर रहे हैं, उस फैक्टर को भी दिमाग में सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ बिजनेस का हो रहा होगा इस वजह से। मतलब ये सब भी सोचना चाहिए हमें, इफ वी आर हाँ थिंकिंग। ऑफकोर्स आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए आपको। जैसे अभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है यूएस यूके में, स्ट्रगल हो रही है। एक बैंक गिर गई, दूसरे को अक्वायर कर लिया, बाकी भी। आज डोइच बैंक अराउंड 14% से गिर गया है। लिक्विडिटी इशू शायद आ सकते हैं। और टीसीएस का मतलब जितना भी टोटल आउटसोर्सिंग बिजनेस है उसमें से 40% आता है बीएफएसआई से, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये जितना हिट होगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट टीसीएस पे आएगा। इन्फोसिस का 27% रेवेन्यू बीएफएसआई से आता है, तो इन्फोसिस का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम है। ठीक है, और बाकी जो एक दो कंपनीज है उनका 8-9% ही है, तो उन पे ज़्यादा असर नहीं होगा।
तो सारी चीज़ें इन एंड आउट जब आपको पता है, तो ही आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ, ये बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा। और मतलब और फिर क्या है कि व्हेन इट कम्स टू आउटसोर्सिंग बिज़नेस, तो इसमें एक साइक्लिकल बिज़नेस होता है। तो कुछ टाइम इट परफॉर्म्स वेरी, वेरी वेल। जैसे 2020 के बाद अचानक बहुत सारे बिज़नेसेस को कंपल्सरी ऑनलाइन जाना पड़ा। तो इसके लिए एक बूम आ गया। लोगों ने समझा कि बूम परमानेंट रहेगा, और यही कुछ एडटेक कंपनीज़ के साथ भी हुआ इंडिया में। बहुत सारे लोगों को लगा कि ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द फ्यूचर। जैसे ये लॉकडाउन वगैरह कोविड का खत्म हो गया, नाउ थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल। तो एडटेक कंपनीज़ हिट हो गई, आईटी कंपनीज़ भी काफ़ी हद तक हिट हो रही है। तो वही है कि आपको बिज़नेस फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से जानने हैं, तभी आप और आपके पास लॉजिकल आंसर होनी चाहिए कि व्हाई इट विल ग्रो। लॉजिकल आंसर आपके पास तभी होंगे जब आप बहुत डीप में उसे समझते हैं। तो स्टडी में ही मतलब महीनों चले जाते हैं टू एनालाइज़ अ सिंगल कंपनी। अब लोगों को क्या है कि शॉर्टकट चाहिए, दे डोंट वांट टू एनालाइज़ एनीथिंग। और फिर रिटर्न्स भी उनको अगर किसी को पूछे कि यार आपको एफडी से ज़्यादा मिल रहे हैं, एफडी में 6 मिल रहा है, तो वहाँ पे 12-13 मिल, दे आर नॉट हैप्पी विद 12-13। वो बोलते उतना तो हमें मंथली चाहिए। तो तो फिर वहीं पर कुछ डेरिवेटिव्स वगैरह यूज़ करने लगते हैं, फ्यूचर से, ऑप्शन से, जिसमें सेबी का डेटा ये बोलता है कि 90% ऑप्शन ट्रेडर्स आर लूजिंग 1.25 लाख रुपीस इन अ ईयर। ठीक है, सो दैट इज द डेटा फ्रॉम सेबी। सो इज दैट व्हाई आर दे लूजिंग? वो जल्दी निकाल के जल्दी मतलब जल्दी लगा के जल्दी निकालने वाला हिसाब हो रहा है। व्हाई इज ऑप्शन इज एक्चुअली फॉर हेजिंग, दैट? ऑप्शन इज नॉट फॉर गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग। तो हर एक चीज़ का ना वही हमारा काम है कि आपको ये बताना कि इंस्ट्रूमेंट किस लिए, स्टॉक मार्केट इसलिए नहीं है आपके पास क्योंकि आप वहाँ पे जाओ बाय सेल करो। इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ कॉमन पीपल लाइक अस टू इन्वेस्ट इन बिग कंपनीज लाइक। नहीं तो आप सोचिए ना, मार्केट नहीं है, आपको किसी कंपनी, आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल कि जैसे आईआरसीटीसी है या फिर और कोई कंपनी, आईटी कंपनी है, हैप्पीएस्ट माइंड्स है, यू फील लाइक इट विल ग्रो राइट। एंड आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, आपको उसका पार्ट बनना है। तो कैसे पार्ट बनेंगे? नहीं बन पाते अगर मार्केट नहीं रहता। एट द सेम टाइम जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस, इट स्टार्टेड इन 1976 के अराउंड उनका आईपीओ आया था। स्टॉक मार्केट ही नहीं होता तो पैसा रेज कहाँ से करते? बैंक ने तो उनको बोल दिया था कि आपके एसेट्स नहीं उतने, तो हम नहीं पैसे देंगे आप। तो ही हैड टू एक्सप्लोर। उन्होंने गाँव-गाँव जाकर लोगों को कन्विंस किया कि इन्वेस्ट करो। सो इट वाज़ अ प्लेटफॉर्म जिस पे बेसिस पर इकोनॉमी बनी है। यू नो, अब टाटा कंपनी, टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, उसका आईपीओ आ रहा है। So these companies get an opportunity to raise the money from public. पब्लिक से पैसा उठाना इसलिए भी अच्छा रहता है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। यू रेज मनी फ्रॉम 2-3 पीपल और फिर वो अपनी चलाते हैं। जैसे कि स्टार्टअप में होता है फिर कि उनको हाँ, भगा दिया कंपनी से, राइट? सो पब्लिक के पास वो नहीं होता है, नॉर्मल वोटिंग रहता है, एक सेंट्रलाइज़ पावर नहीं होता है, सब में शेयर्स बटे हुए हैं। जैसे दैट इज़ अ वेरी गुड। रिलायंस के एजीएम वगैरह वाली चीज होती है, मे बी वैसा यस, कुछ। यस, यस। अब रिलायंस में क्या है कि धीरू भाई अंबानी ऐसा सोचते थे कि हम जो भी बने हैं वो शेयर होल्डर की वजह से बने, उन्होंने पैसा डाला इसलिए। हम्म। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने धीरू भाई अंबानी की बात मान ली एंड दे इन्वेस्टेड इन देयर आईपीओ, रिलायंस के, एंड देन उनके बहुत पैसे बने और उनका इंटरेस्ट देख के बहुत सारे लोग और इन्वेस्ट करने लगे। तो जो पोस्टल ऑफिस है उन्होंने बोला कि इतना हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे शेयर सर्टिफिकेट लोगों के घर पे। हाँ। देन मिस्टर अंबानी टोल्ड हिज एग्जीक्यूटिव, आप ट्रेन लो, गाड़ी लो, कैसे भी लो, ये सारे शेयर होल्डर के घर तुम्हें पहुंचाने हैं। पोस्टल ऑफिस नहीं बोल रहा है, आपको पहुंचाने हैं। सो और वो फिर वही है कि हर एक चीज़ डिसीजन लेनी है, कुछ बड़ा करना है तो बताते थे सबको प्रोग्रेस के बारे में। बड़े बड़े फुटबॉल ग्राउंड्स मुंबई में बुक करते थे। आज वो उतना नहीं है कनेक्ट बिटवीन द पब्लिक शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी ओनर्स, बट अभी भी ठीक है, अंबानी ग्रुप चलाता है वो, जैसे पहले से उनका चल रहा है वैसे, ईजीएम बड़ी बड़ी। बट बाकी कंपनी में रेयरली आपको देखने मिलेगा, इसलिए शायद आपकी तरफ से भी रिलायंस का ही नाम आया। बस बाकी कंपनीज उतना रिस्पेक्ट नहीं करती रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो बिकॉज उनको इजीली मिल गया। बट रिलायंस को पता है कि उनको पैसा कन्विंस करना पड़ा लोगों को, बिकॉज उस टाइम कोई था नहीं एंड देयर वाज नो अदर ऑप्शन टू रेज द मनी आल्सो उस टाइम, जो बेटर ऑप्शन है इससे।